हेलो बच्चों, हम इसमें क्या पढ़ रहे थे? फिर आपका नाइट्रो कंपाउंड्स पढ़ रहे थे ना, जिसमें कि आपने क्या पढ़ा था? आपका एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड पढ़े थे। ठीक है, अब आ रहे हैं आपका हेलो नाइट्रो एरीन्स की हम बात कर रहे हैं। तो हेलो नाइट्रो एरीन से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि हेलो एरीन क्या है। हेलो एरीन क्या हुआ? मतलब जब क्या होगा, एरीन मतलब क्या होगा आपका बेंजीन रिंग, और उसमें क्या अटैच होगा, कोई हेलोजन अटैच होगा, तो दैट इज नोन एज हेलो एरीन। ठीक है, अब देखो यदि हम नॉर्मल एल्किल हैलाइड की बात करें, आरएक्स की बात करें, तो ये क्या करता है आपका, बहुत अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देता है। ठीक, ये OH इसको रिप्लेस कर देता है और एक्स यहाँ आ जाता है, तो क्या बन गया? ROH बन जाता है। क्या बन जाता है? फिर आपका एल्कोहल्स बन जाते हैं। ठीक, लेकिन यदि यही बात हम किसके केस में करते हैं, आपका हेलो एरीन्स के बाद में केस में करते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? देखो इसका क्या कारण है। ये आपका एक सिंपल एग्जांपल ले रखा है, एक्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ये आपका बेंजीन रिंग है। हम जानते हैं कि हेलोजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 और 3, ये 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, देखो ये कैसे हो रहा है आपका, ये बॉन्ड ऐसे यहाँ पर टूटा, ये कैसा हो गया आपका नेगेटिव, ये कैसा हो गया आपका ये वाला कार्बन पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव हुआ तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक, तो एक्स में कैसा चार्ज आ जाएगा, अच्छे से समझना चाहते हो तो इस तरीके से समझो इसको। ये था आपका, ठीक, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, इतना तो समझ में ही आता होगा आप लोगों को, है ना। ये बॉन्ड ऐसे डिसोशिएट हुआ तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हुआ, इसने पुल किए तो ये नेगेटिव हो गया, और इस ये जो कार्बन इसमें नहीं गए तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब एक्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपका? 6 दिख रहे हैं। एक ही आपका इसको दे देगा। ठीक, तो दे देगा तो फिर एक्स के पास कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। एक किसके पास चला जाएगा? कार्बन के पास। ये नेगेटिव ऐसा ही रहा, ये ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही रहा। ठीक है, अब इसके पास ऐसा ही रहा। अब ये कैसा हुआ, एक्सेप्टर है, तो इसमें पहले कैसा चार्ज था? प्लस। एक्सेप्ट किया तो कैसा हो गया? न्यूट्रल हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा? डोनर। कैसा चार्ज हो जाएगा? प्लस। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जो हेलो एरीन्स होते हैं उसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक, इसमें क्या हुआ आपका, ये ऐसे टूटा और ये कैसा आ गया? डबल बॉन्ड। कैसे आया है इसको समझ लो, नहीं आया तो फिर बात करेंगे क्यों नहीं, मतलब करा है तुमने ऐसे, बहुत बार बनाया हुआ है तो पता होना चाहिए। तो क्या हो गया फिर आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, फिर ये क्या हो गया? रिजोनेंस दिख रहा है, 1 2 3 यहाँ पहुँच गया, नेगेटिव यहाँ पहुँच जाएगा, बॉन्ड 1 2 के बीच में तो दिख रहा है ये। फिर 1 2 3, ठीक, कहाँ जाता है? जो चार्ज होता है 3 में पहुँच जाता है, और बॉन्ड 1 और 2 के, तो चार्ज कहाँ दिख रहा है? 1 में। इसमें कहाँ दिख रहा है? जो इसका 3 था यहाँ पर चार्ज दिख रहा है, और बॉन्ड जो यहाँ 2 3 में कहाँ जाता है? 1 और 2 के बीच में, और फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3, वो न्यूट्रल हो जाएगा, और फिर से क्या बन जाएंगे? आपके हेलो एरीन्स बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, देखो जो आपके हेलो एरीन्स होते हैं उनमें क्या होता है, देखो बेंजीन रिंग मतलब कार्बन और एक्स के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि वीक हो जाएगा? स्ट्रांग होगा ना। तो क्या होगा, देखो कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या हो जाता है? बॉन्ड डबल होने की वजह से ये स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग होने की वजह से कौन यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता। इट मीन्स क्या होता है, जो हेलो एरीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वेरी लो रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, इसमें अटैक ही नहीं कर पाता, उसको रिप्लेस नहीं कर पाता। तो जो एल्किल हैलाइड्स हैं या जो हेलो एरीन्स हैं आर वेरी लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइलिक रिएजेंट ड्यू टू द क्या हुआ? कार्बन हेलोजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन इन द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिख रहे हैं ना, 2 में 3 में 4 में कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है आपका। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से उसको स्ट्रेंथ देगा। ठीक, या होता भी है यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इट रिक्वायर्स वेरी ड्रास्टिक कंडीशन, आइदर वेरी हाई टेम्परेचर और very high pressure. For example, this is chlorobenzene. When this chlorobenzene reacted with NaOH, तो क्या करना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स OH replaces this chlorine at phenol is formed. But for this reaction, a temperature around 300 degrees Celsius and the pressure around 200 atmospheric pressure is required for this type of nucleophilic substitution reaction. Likewise with aqueous ammonia also, NH2 group is replaced, the chlorine is replaced by the NH2 group, amine group, but here also high temperature is required, as well as the cyanide nucleophile replace this chlorine when the temperature is around 200 degrees Celsius temperature. What does it mean? That the हेलो एरीन या एल्किल हैलाइड्स जो हैं दैट रिएक्ट या दैट एल्किल हैलाइड्स गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। ठीक, बट क्या देखा गया है, यदि इन्हीं किसमें एल्किल हैलाइड्स में नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दिख रहा है, फॉर एग्जांपल ये ले रखा है हमने
Cl बेंजीन NO2, इसकी एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ विदाउट NO2 रिएक्शन कितने पर हो रही थी, 300 डिग्री पर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक। अब 1 नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया तो क्या हो गया आपका, टेम्परेचर भी डाउन हो गया और प्रेशर भी हमने नॉर्मल प्रेशर पे कर रहे हैं। तो क्या हुआ आपका, दिस OH ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा और क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाई हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोफाइल। तो क्या बन जाएगा आपका, दिस फिनॉल डेरिवेटिव पैरानाइट्रो फिनॉल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो नाइट्रो ग्रुप करने पर अब यहाँ पर अमोनिया के साथ 200 डिग्री पर हो रही थी रिएक्शन एक्वस अमोनिया के साथ, यहाँ पर 150 पर हो रही है। तो NH2 ग्रुप कहाँ पर आ जाएगा, क्लोरीन की जगह, क्लोरीन यहाँ पर, इट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, पैरानाइट्रो एनिलीन बन जाता है, ठीक है। तो क्या समझ में आया, हम इनसे ये कह सकते हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड में नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं तो क्या कर रहा है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा ईजी कर दे रहा है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, ये कैसा है आपका, ये भी एल्किल हैलाइड है विथ 2 नाइट्रो ग्रुप NO2 एंड NO2। इसके केस में देखो यहाँ पर तो NaOH लगाना पड़ रहा था स्ट्रॉन्ग बेस, तब OH आ रहा था, ठीक। यहाँ पर को क्या हुआ आपका, सोडियम कार्बोनेट डालने पर ही इसने Cl को रिप्लेस कर दिया और OH आ गया, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल और देखो, ये क्या है आपका, ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसमें तो हमें क्या करना है, बेस भी नहीं डालना है, सीधे वाटर डाल दो। अब 25 डिग्री पर ही क्या कर दे रहा है वाटर, इसको क्या कर दे रहा है OH में कन्वर्ट कर दे रहा है, समझ में आ रहा। तो नाइट्रो नहीं था, OH लाना था, बहुत ही टेम्परेचर हाई था, प्रेशर हाई चाहिए था, ठीक। एक नाइट्रो लगाया तो क्या हो गया, टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, ठीक। 2 नाइट्रोजन लगा दिए तो टेम्परेचर भी कम हो गया और बेस में हमने लाइट बेस ले लिया, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और सोडियम कार्बोनेट कैसा होता है आपका, वीक बेस है, ठीक है। और थर्ड क्या है आपका, जब हमने 3 नाइट्रो लगाए तो बेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वाटर ने क्या कर दिया आपका OH को यहाँ रिप्लेस कर दिया। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं आपका, जितने ज़्यादा हम इंक्रीज़ करते जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उतना ही क्या हो जाता है आपका, ईजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो हमेशा कहाँ पर होना चाहिए, जब ऑर्थो और पैरा पर होता है तभी इफेक्ट करता है, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा लिखा है कि मेटा नाइट्रो टू क्या, हेलोजन होने पर देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द रिएक्टिविटी। मतलब यदि मेटा में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वैसा ही काम करेगा जैसा नॉर्मल किस में कर रहा है, क्लोरोबेंजीन के केस में कर रहा है, ठीक। अब ऐसा क्यों करता है, ये हमारा मैकेनिज्म से क्लियर होगा। जो इसकी मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है आपकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और कैसी होती है आपकी, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय SNAR, ठीक है। AR मीन्स एरोमेटिक, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड S फॉर सब्स्टिट्यूशन, ठीक। तो क्या होता है आपका एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाई मॉलिक्यूलर है। ये कैसी मैकेनिज्म भी कहलाती है, इसमें एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म भी कहलाती है। अभी क्यों कहलाती है अभी हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये आपका कोई डेरिवेटिव है, पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव है, क्लोरोहेलोबेंजीन है। इसमें जब क्या यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल ने किया, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, जहाँ पर X होता है वहीं पर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ऐसे पोलराइज हुआ, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इस पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक हो गया। तो क्या बना आपका देखो, तो अब क्या हो रहा था देखो, तो ये बॉन्ड ऐसे पोलराइज हुआ, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव पे यहाँ पर अटैच हो गया। तो ये दिख रहा है, तो ये क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल। ये X जैसा था, ये Y लग रहा है फिलहाल, X जैसा था, X ऐसा ही रहा, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसके देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, 1 2 3, यहाँ से कहाँ आ जाएगा 3 में, और बॉन्ड कहाँ चला जाएगा पीछे, यहाँ दिख रहा है ये और ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखो, पैरा में NO2 है, तो यहाँ से फिर ये होगा 1 2 3, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ, ठीक। और बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया नेगेटिव। अब इसी का क्या हो सकता है, 1 2 3, यहाँ से यहाँ चला जाएगा और बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, वो ये बना रखा है मैंने, देखो ये है आपका, यहाँ पर आ गया नेगेटिव, और यहाँ पर बॉन्ड कहाँ चला गया, पीछे चला गया, ठीक। तो डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जिसमें क्या बनता है आपका, ये क्या दिख रहा है, साइक्लो दिख रहा है, हेक्सा दिख रहा होगा, डाई दिख रहा है, इनाइलिडीन इंटरमीडिएट्स बनते हैं इनमें, ठीक है। ये सारे इंटरमीडिएट बनते हैं, ठीक। अब फाइनली क्या हुआ, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, क्या हुआ कुछ नहीं है, न्यूक्लियोफाइल ने एडिशन हुआ, कहाँ पर हुआ, जहाँ पर X था वहीं पर एडिशन हुआ। अब यहाँ पर एडिशन कब होगा, जब यहाँ पर को कैसा चार्ज आएगा, प्लस, तो इट मीन्स ऐसे टूटेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। ये कैसा हो गया आपका नेगेटिव, तो ये प्लस में क्या आ गया, ये आ गया।
फिर क्या हुआ, कुछ नहीं करना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दो, तो ये आपके इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, देखो फाइनली क्या हुआ, यही मैं बना रही हूँ, इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर बना दिया है जो ये लास्ट में उतारा था ये। इसमें से क्या हो जाता है, लास्ट में एक्स नेगेटिव निकल जाता है। तो एक्स नेगेटिव निकला तो कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, तो ये एरोमेटाइज। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, और सेकंड लास्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल निकलता है, एक्स नेगेटिव निकल रहा है ना, तो एडिशन हो रहा है यहाँ पर को क्या हो रहा है, इलिमिनेशन। तो दिस इज नोन एज एडिशन इलिमिनेशन मैकेनिज्म। क्या कहलाती है आपकी, एडिशन इलिमिनेशन मैकेनिज्म कहलाती है। कारण समझ में आ रहा है ना। तो एडिशन इलिमिनेशन मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, और लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, एक्स नेगेटिव मतलब कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल जा रहा है। तो दिस इज नोन एज एडिशन, यहाँ पर जुड़ रहा है और यहाँ पर निकल रहा है इलिमिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है। अब हम ये कह रहे थे कि यदि मेटा में होता तो वो रेट ऑफ मतलब रिएक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है, देखो हमने तीनों केस कर रहे हैं, ये तो हमने कौन सा दिया, पैरा। अब सपोज ये ऑर्थो में नाइट्रो होता, यदि ऑर्थो में नाइट्रो होता तो क्या होता, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पर ये नेगेटिव। अब नाइट्रो यहाँ ना होकर यहाँ पर होता तो यहाँ भी वो होता 1 2 3, यहाँ चला जाता रिजोनेट होकर, दिख रहा। ठीक, लेकिन मेटा में होता तो यहाँ तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं रहा, तो कहाँ नहीं होता, रिजोनेट यहाँ नहीं होता। समझ में आ रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा ना, नेगेटिव या तो हमारा कहाँ पर आया, जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे होगे, या तो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, कहाँ पर, ऑर्थो में दिख रहा है, ये कहाँ पर दिख रहा है, ऑर्थो में। ये कहाँ दिख रहा है, पैरा में। ये कहाँ दिख रहा है, ऑर्थो में। ये कहाँ दिख रहा है, ऑर्थो में। ठीक, ये कहाँ दिख रहा है, पैरा में। कभी भी नेगेटिव कहाँ नहीं आता, मेटा में। यदि नेगेटिव मेटा में आता तो वो भी रिजोनेट करता 1 2 3, समझ में आ रहा। और वो क्या करता है, नेगेटिव आइन को डिस्पर्स करता तो स्टेबिलिटी देता। तो ये क्या होता है, कभी भी फॉर्म नहीं करता, इससे कभी भी क्या नहीं बनता, ये नहीं बन पाता है, साइक्लोहेक्सा डाई इनाइलाइडीन इंटरमीडिएट नहीं बन पाता है। किससे, जब NO2 कौन सी पोजीशन में होता है, फिर आपका मेटा में होता है। इसलिए मेटा में NO2 होने पर भी क्या होता है, आपका रिएक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, जो हेलोनाइट्रो एरीन्स की हम बात कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड तुम जानते हो क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। स्ट्रक्चर भी जानते हो, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग में OH, दिस इज फिनॉल। और क्या होगा 2 4 और 6 पोजीशन पे कौन सा, NO2 NO2 NO2, तो दिस इज पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड के बारे में हमने पढ़ना है, क्या होता है पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ प्रिपरेशन कैसे की जाती है पिक्रिक एसिड की। तो पिक्रिक एसिड को सीधे पहले, क्योंकि फिनॉल का डेरिवेटिव है नाइट्रो डेरिवेटिव, तो ये देखा जाता था कि क्या कर दिया जाए, फिनॉल का नाइट्रेशन कर दो, मीन्स द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो क्या बन जाना चाहिए, 1 2 3 ट्राई नाइट्रो पिक्रिक एसिड। ठीक है, बनता तो है, लेकिन क्या होता है आपका, जिस समय नॉर्मल फिनॉल के नाइट्रेशन से पिक्रिक एसिड बनाते हैं तो क्या होता है, यील्ड बहुत ही लो आती है। क्यों आती है, क्योंकि क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। समझ में आ रहा, तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है, जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट है मीन्स पिक्रिक एसिड, वो हमें नहीं मिल पाता है। ठीक, इसलिए डायरेक्ट फिनॉल का नाइट्रेशन करके हम पिक्रिक एसिड नहीं बनाते हैं। ठीक है, बनाने को बनता है, फिनॉल का डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं, पिक्रिक एसिड बनता है, लेकिन क्या कारण है, जो इसमें पिक्रिक एसिड बनता है वो जितना हमारा एक्सपेक्टेड यील्ड होती है उससे जो यील्ड आती है बहुत ही लो आती है। ठीक, कारण क्या है, कारण ये है कि जो ये बनता है वो क्या है, या ये भी है आपका फिनॉल, ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। समझ में आ रहा, तो ऑक्सीडाइज होने की वजह से क्या होता है, आपका जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें बहुत ही कम अमाउंट में बनता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है पिक्रिक एसिड को बनाने के लिए, बनाते ही फिनॉल से ही हैं, 1 2 मेथड्स और हैं। हमने क्या करते हैं, सबसे पहले जो पिक्रिक एसिड है इसका क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। जो पिक्रिक एसिड फिनॉल है उसकी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। सल्फोनेशन होगा तो कहाँ होगा, या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे। कौन सा ग्रुप आता है सल्फोनेशन पे, SO3H। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या क्या बनेगा आपका, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये बेंजीन और SO3H होने पर क्या कहलाता है आपका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनेगा, ये ऑर्थो बनेगा, ये पैरा बनेगा। ठीक हो गया, तो जो भी बना मिक्सचर बना उसको किसके साथ जब ट्रीट किया जाता है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या बन जाता है फिर आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या क्या बन जाता है फिर आपका पिक्रिक एसिड। तो इस मेथड से बनाया जाता है आपका किसको,
पिक्रिक एसिड को बनाया जाता है। ठीक है, थर्ड मेथड देख लो किससे बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड से। सैलिसिलिक एसिड जानते ही होगे, बेंजीन रिंग में जब OH और COH दोनों ऑर्थो टू ईच अदर होते हैं तो दैट इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड की जब किसके साथ रिएक्शन करते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर पिक्रिक एसिड बनता है। तो ये इसको बनाने की सेकेंड मेथड है। तो पिक्रिक एसिड को बनाने की हमने जो मेथड पढ़ी है वो कौन कौन सी पढ़ी है। फर्स्ट क्या पढ़ा आपका, जो पिक्रिक एसिड है वो कैसे बनाते हैं, फिनॉल के डायरेक्ट नाइट्रेशन से, लेकिन इसमें जो यील्ड है बहुत ही कम मिलती है। तो इसका जो दूसरा मेथड है, पहले क्या करो, फिनॉल का सल्फोनेशन कर दो और सल्फोनेशन करने के बाद क्या करो, उसका नाइट्रेशन करो, तो यील्ड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, अच्छी अमाउंट में पिक्रिक एसिड बनता है। और थर्ड क्या है आपका, सैलिसिलिक एसिड से। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन में OH और COH ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं, तो दैट इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। उसकी फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, आपका पिक्रिक एसिड बनता है। ठीक है, अब पिक्रिक एसिड की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, येलो कलर का होता है, जानते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स येलो होते हैं, तो ये भी येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 122 डिग्री होता है। स्प्रिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल है। और क्या होता है आपका जो फिनॉल है उसके साथ कितने ग्रुप हैं आपका, 3 जगह से नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो किसकी तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, जैसे कौन, मिनरल एसिड की तरह। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक मिनरल एसिड की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। तो ये क्या थी आपकी पिक्रिक एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पिक्रिक एसिड क्या होता है, येलो कलर का होता है, 122 डिग्री का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, और साथ में क्या होता है, कोल्ड वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल है। और फाइनली क्या कह रही हूँ, आपका जो इसका होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, जैसे कि आपकी मिनरल एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट।